41%। आइए एक पल के लिए इस नंबर पर गौर करते हैं। अक्सर जब हम किसी बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग को देखते हैं तो लगता है कि सबसे ज्यादा बिजली शायद उन हजारों लाइटों में या लगातार ऊपर नीचे होने वाली लिफ्ट्स में खर्च होती होगी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 41.4% वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो एक कमर्शियल बिल्डिंग की कुल ऊर्जा का वो हिस्सा है जिसे अकेले ही एयर हैंडलिंग सिस्टम सोख लेते हैं। मतलब सिर्फ हवा को ठंडा, गर्म और साफ करने वाले सिस्टम्स। ये एक बहुत बड़ा बल्कि विशाल नंबर है और सच कहूं तो यही कारण है कि आज का ये एनालिसिस इतना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही खास गैप को भरने वाले हैं। हम हाई लेवल फैसिलिटी मैनेजमेंट और एयर हैंडलिंग यूनिट्स, जिन्हें AHU भी कहते हैं, उनकी बेहद बारीक थर्मोडायनामिक फिजिक्स के बीच के कनेक्शन को समझेंगे। ये एक तरह का पुल है बिल्डिंग मैनेजमेंट के बड़े फैसलों और फिजिक्स के कड़े नियमों के बीच। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसमें डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में HVAC की असली कीमत क्या होती है और इसे कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। आइए जल्दी से आज के हमारे एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। पहला, HVAC एनर्जी की समस्या। दूसरा, हाई स्टेक्स फार्मा एनवायरनमेंट्स। तीसरा, 7 महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिसेस। चौथा, एयर हैंडलिंग की फिजिक्स। और आखिर में कॉइल्स को परफेक्ट बनाना। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। सेक्शन 1, HVAC एनर्जी की समस्या। शुरुआत यहीं से करते हैं और देखते हैं कि कमर्शियल HVAC ऑपरेशंस का ये मैक्रोस्कोपिक फुटप्रिंट आखिर इतना बड़ा क्यों है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी साइंस बिल्डिंग के एनर्जी ऑडिट पिरामिड को देखें तो समझ में आता है कि असली समस्या कितनी बड़ी है। देखिए, लाइटिंग इक्विपमेंट 30.3% एनर्जी ले रहा है, जो अपने आप में काफी है। लेकिन जरा बेस में देखिए, एयर हैंडलिंग सिस्टम्स 41.4% के साथ बिल्कुल टॉप पर है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग भी यही मानता है कि HVAC इक्विपमेंट अक्सर किसी बिल्डिंग की 40% से ज्यादा ऊर्जा निगल जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम इन एयर हैंडलिंग यूनिट्स की कार्यक्षमता में बस थोड़ा सा भी सुधार कर लें तो बिल्डिंग के ऑपरेटिंग कॉस्ट में भारी बचत की जा सकती है। और हाँ, ये सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं है। ASHRAI 90.1 जैसे कड़े बिल्डिंग कोड्स और लीड सर्टिफिकेशन के नियम अब इसे कानूनी और पर्यावरण के नजरिए से बिल्कुल अनिवार्य बना रहे हैं। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा मटेरियल बदलने से हीट ट्रांसफर पर इतना बड़ा असर पड़ता है। एयर हैंडलिंग यूनिट की दीवारों से होने वाले हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं और इस इंसुलेशन की ताकत को R वैल्यू यानी थर्मल रेजिस्टेंस से नापा जाता है। ये R वैल्यू मटेरियल की मोटाई और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी K वैल्यू पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम 2 इंच मोटे फाइबर ग्लास का इस्तेमाल करते हैं जिसका K वैल्यू 0.25 है तो हमें R8 का रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन अगर हम उसी 2 इंच मोटाई में क्लोज्ड सेल फोम इंसुलेशन लगा दें जिसका K वैल्यू सिर्फ 0.16 है तो रेजिस्टेंस सीधे R12.5 तक जंप कर जाता है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा इंजीनियरिंग फैसला बड़े पैमाने पर ऊर्जा बचा सकता है। सेक्शन 2, हाई स्टेक्स फार्मा एनवायरनमेंट्स। चलिए अब हम स्टैंडर्ड कमर्शियल बिल्डिंग से निकलकर एक और लेवल गहराई में चलते हैं, सीधा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग की उस दुनिया में जहां गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हम जिस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं वो बेहद क्रिटिकल है। जैसा कि स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है, फार्मा फैसिलिटीज में HVAC सिर्फ लोगों को ठंडा रखने के लिए नहीं होता। ये सीधे प्रोडक्ट सेफ्टी, कंटैमिनेशन कंट्रोल और रेगुलेटरी कंप्लायंस से जुड़ा है। आसान शब्दों में कहें तो अगर एक नॉर्मल ऑफिस का AC खराब हो जाए तो क्या होगा? लोगों को पसीना आएगा, काम थोड़ा धीमा हो जाएगा। लेकिन अगर एक फार्मा फैसिलिटी का HVAC सिस्टम फेल हो जाए तो पूरी की पूरी दवाइयों की खेप में कंटैमिनेशन हो सकता है। ये प्रोडक्ट को बर्बाद कर सकता है और US FDA या EMA जैसी सख्त रेगुलेटरी संस्थाओं के नियमों के उल्लंघन का कारण बन सकता है। मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन ही ठप पड़ सकती है। सेक्शन 3, 7 महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन हाई स्टेक्स क्लीन रूम्स को मैनेज कैसे किया जाए, वो भी तब जब ये फैसिलिटी की 40 से 60% ऊर्जा अकेले ही पी जाते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एयर चेंज रेट्स या ACH। इसका मतलब है कि 1 घंटे में कमरे की पूरी हवा को कितनी बार बदला जाना चाहिए।
नियम देखे कितने कड़े हैं। आईएसओ और ईयू जीएमपी कंप्लायंस के अनुसार ग्रेड ए या बी जैसे सबसे क्रिटिकल जोन्स के लिए 1 घंटे में 240 से 360 बार हवा बदली जाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक साधारण ऑफिस में 1 घंटे में मुश्किल से 4 या 5 बार हवा बदलती है। इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है कि फार्मा क्लीन रूम्स को कितने भारी एयरफ्लो वॉल्यूम की जरूरत होती है, और यही वजह है कि ये सिस्टम्स इतनी भयानक ऊर्जा की खपत करते हैं। इस भारी एयरफ्लो को मैनेज करने के लिए फैसिलिटी के रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी को समझना भी जरूरी है। इसे प्रेशर कैस्केडिंग कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो प्रेशर कैस्केडिंग का मतलब है कमरों के बीच हवा के दबाव को जानबूझकर अलग अलग रखना, आमतौर पर 10 से 15 पास्कल का अंतर। अगर किसी कमरे को बिल्कुल साफ और स्टेरिल रखना है तो वहां पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है, ताकि जब भी दरवाजा खुले हवा हमेशा बाहर की तरफ जाए और बाहर की अशुद्धियां अंदर ना आ सकें। वहीं दूसरी ओर अगर किसी कमरे में जहरीले या खतरनाक केमिकल्स बन रहे हैं तो वहां नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है, ताकि अंदर के कण बाहर ना फैलें। ये सच में एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। इसके अलावा कंप्लायंस के कुछ और भी बहुत ज़रूरी मैट्रिक्स हैं जिन्हें मेंटेन करना एकदम अनिवार्य है। यहाँ हेपा फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है, जो 0.3 माइक्रोन तक के 99.97% कणों को रोक लेते हैं, बिल्कुल परफेक्शन। क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए यूनिडायरेक्शनल या लेमिनर एयर फ्लो दिया जाता है, ताकि सबसे साफ हवा, जिसे फर्स्ट एयर कहते हैं, सीधा प्रोडक्ट तक पहुंचे। और हाँ, इन सब के साथ IoT सेंसर्स के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि क्रिटिकल तापमान कड़ाई से 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे और नमीन 40 से 60% के दायरे में लॉक रहे। सेक्शन 4, एयर हैंडलिंग की फिजिक्स। चलिए अब हम बिल्डिंग और कमरों के लेवल से एकदम नीचे उतरकर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। ये वो जगह है जहां असली ऑप्टिमाइजेशन होता है। पूरी इंजीनियरिंग का मुख्य लक्ष्य आखिर क्या है? हवा को ठंडा या गर्म करने के लिए उसे कॉइल्स के बीच से गुजारा जाता है, लेकिन जब हवा इन फिन्ड ट्यूब कॉइल से टकराती है तो उसके दबाव में कमी आती है, जिसे हम प्रेशर ड्रॉप कहते हैं। हवा को इस रुकावट के पार धकेलने के लिए पंखों को बहुत ज़्यादा बिजली खींचनी पड़ती है। इसलिए लेग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड का उपयोग करते हुए मुख्य ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सेट किया जाता है कि सिस्टम के कूलिंग और हीटिंग लोड को पूरा करते हुए इस एयर साइड प्रेशर ड्रॉप को कम से कम कैसे किया जाए। सुनने में भले ही ये थोड़ा जटिल लगे, लेकिन असल में ये पूरी तरह से गणित और थर्मोडायनामिक फिजिक्स का एक खूबसूरत खेल है। सेक्शन 5, कॉइल्स को परफेक्ट बनाना। आइए देखते हैं कि ये गणित कॉइल के डिज़ाइन को कैसे परफेक्ट बनाता है। इन दोनों हीटिंग लोड ग्राफ्स को एक साथ देखते हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जैसे जैसे हीटिंग लोड बढ़ता है, यानी अगर हमें हवा को ज़्यादा गर्म करना है तो हमें कॉइल का ऑप्टिमल सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, जैसे ही कॉइल का सरफेस एरिया बढ़ता है, हवा के लिए उस रास्ते को पार करना मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा और आनुपातिक नतीजा ये होता है कि प्रेशर ड्रॉप बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। मतलब अगर ज़्यादा गर्मी चाहिए तो कॉइल बड़ा करना होगा और हवा को धकेलने के लिए फ़ैन को और भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यही सेम थर्मोडायनामिक संबंध वेट कूलिंग और डीह्यूमिडिफाइंग कॉइल्स के मामले में भी लागू होता है। ज़्यादा कूलिंग लोड मतलब बड़ा ऑप्टिमल सरफेस एरिया, और जैसा हमने अभी हीटिंग कॉइल में देखा, बड़े सरफेस एरिया का सीधा मतलब है हवा के रास्ते में ज़्यादा रुकावट, यानी हायर प्रेशर ड्रॉप। हालांकि इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जब हवा अंदर आती है और उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लॉग मीन एंथैल्पी डिफरेंस बढ़ जाता है। इससे होता यह है कि समान कूलिंग लोड के लिए हमें थोड़े छोटे सरफेस एरिया से भी काम चलाने की सहूलियत मिल जाती है। ये कॉइल ज्योमेट्री सच में एक तरह का कॉम्प्लेक्स पजल है। हवा के इनलेट टेम्परेचर के आधार पर यह तय होता है कि कॉइल का सबसे बेहतरीन डिज़ाइन क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि हीटिंग लोड बढ़ने पर कॉइल में पंक्तियों की संख्या यानी रोज बढ़ जाती हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी यानी फिन स्पेसिंग समान रहती है। या फिर स्थिति इसके बिल्कुल उलट भी हो सकती है। कुछ मामलों में तो हीटिंग लोड बढ़ने पर फिन स्पेसिंग कम कर दी जाती है ताकि ज्यादा पंक्तियां फिट हो सके और सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है जो ये तय करता है कि हवा बिना ज्यादा प्रेशर खोए कैसे बह सकती है।
इस पूरे गणितीय विश्लेषण को हम एक बहुत ही शानदार एफिशिएंसी हैक के साथ कंक्लूड करते हैं। इस ग्राफ को देखिए, जैसे जैसे फिन एफिशिएंसी ऊपर जाती है वैसे वैसे कॉइल का हीटिंग रेजिस्टेंस नीचे आ जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर फिन्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं तो हमारा सिस्टम एक छोटे सरफेस एरिया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हीट ट्रांसफर कर सकता है। और छोटे सरफेस एरिया का मतलब है हवा का प्रेशर कम गिरेगा, पंखे को कम मेहनत करनी पड़ेगी और वो जो 41.4% वाली भारी भरकम एनर्जी खपत हमने शुरुआत में देखी थी उसमें एक बड़ी और प्रभावशाली गिरावट आएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि फैसिलिटी मैनेजमेंट सिर्फ बड़े बड़े चिलर्स या डक्ट्स लगाने तक सीमित है, लेकिन क्या ये संभव है कि किसी भी विशाल कमर्शियल या फार्मा फैसिलिटी का करोड़ों का एनर्जी बिल वास्तव में एक कूलिंग कॉइल के 2 फिन्स के बीच की उस नन्ही सी माइक्रोस्कोपिक दूरी में छुपा हो? बिल्कुल हो सकता है। थर्मोडायनामिक्स हमें यही सिखाता है कि सिस्टम में सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटी और बारीक डिटेल्स में ही छुपे होते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।